देखेंगे शहीद चौक पे 8 ट्रैफिक पुलिस है, हमेशा रहता है, लेकिन वहाँ पे भी जाम रहता है। की जो जिम्मेदारी है कि हमारे चलते ट्रैफिक जाम नहीं हो। जी, आपका जैसे कहना है कि सिर्फ प्रशासन को। नमस्कार, आपका स्वागत है पूछता है कटिहार शो में। मैं आपके साथ मुकेश। चलिए, आज हमारे साथ आम आदमी के जो खास मेहमान हैं हमारे साथ आज विक्टर झा जी, उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में, जो कि शो का नाम है पूछता है कटिहार। क्योंकि ये कटिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो कि सामने चुनाव है। इसी मुद्दे पर हम इस शो को लेकर आए हैं और जानेंगे कि कटिहार की समस्याओं को और जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, क्योंकि हर सरकार आती है और जाती है, फिर वैसा का वैसा ही धरा रह जाता है समस्याएं। चलिए, सबसे पहले स्वागत है हमारे शो में। और पूछता है कटिहार में कटिहार के लोग जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कि कटिहार में जो इतनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं जो कि हमारे पास मैसेज आता है, और पूछता है कटिहार कि आखिर क्यों चुने आपको। देखिए, सबसे पहला बात तो आपको ये समझना होगा कि अभी जो आज का जो परिस्थिति है, जो आज के दिन में कटिहार का समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है जल निकासी का। क्योंकि वाटर मैनेजमेंट है ही नहीं, कैसे जल का निकासी हो, जैसे जल का प्रबंधन हो, वो है ही नहीं। दूसरा बात है कि अगर आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो विधायक हो, वो चाहे वो एमपी हो, या नगर निगम के मेयर हो, नगर आयुक्त हो, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अगर आप पूछेंगे कि ये जल निकासी का क्या व्यवस्था है, जल हर रोड पे जल लगा हुआ है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि ये कटिहार एक कटोरी नुमा है, यहाँ जल निकासी का कोई प्रबंधन नहीं है। अगर जल निकासी का प्रबंधन नहीं है जी, तो फिर आप टैक्स क्यों लेते हैं? चलिए भाई, हम मान गए कि जल का निकासी नहीं हो सकता है, तो फिर टैक्स मत लीजिए। जल निकासी हो सकता है। कई बार हम लोग बात किए हैं, जैसे यहाँ पे एक मास्टर प्लान बनाना होगा जल निकासी के लिए, इसको 2 भाग में बांटना होगा। जो एक टाउन एरिया है और ये जो वाटर है कटिहार के इर्द गिर्द में, जी जी, जो कोसी नदी है जी, नहर है, तो वाटर को जो है फिर इसको ट्रीट करके, वाटर को ठीक ठाक करके, जो इसमें दूषित चीज़ जो है उसको निकाल के इसको फिर आपको कोसी में बहाना होगा, या फिर इसको ड्रेनेज के माध्यम से कहीं ना कहीं निकालना होगा। ये हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में, और ये जो खरीद फरोख्त का राजनीति है, इन तमाम नेताओं को ये पता है कि ये जो कटिहार है, इस कटिहार में आप जल निकासी के संबंध में, यातायात व्यवस्था के संबंध, या कूड़ा प्रबंधन के संबंध में आप जब बात करेंगे तो ये आपको टाल मटोल करेंगे। आपके अनुसार जो अभी वर्तमान की सरकार है और यहाँ के मेयर हैं, वार्ड कमिश्नर है, जो यहाँ पर कूड़ा का जो समस्या है कि हमेशा हर रोड पर कूड़ा जमा हुआ नज़र आता है, जिससे कई बीमारियाँ फैलते हैं, ये मुख्य रूप से किनके वजह से, किनका लापरवाही है ये? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कटिहार में आपको मैं बताऊं कि जब कटिहार सिर्फ 8 वार्ड्स का एक नगर पालिका हुआ करता था, जिसमें सिर्फ 8 वार्ड हुआ करते थे, तो उस समय 325 मजदूर हुआ करते थे यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन के लिए, कूड़ा को अरेंजमेंट करने के लिए। और आज 45 वार्ड है, लेकिन वही 325 ही मजदूर इनको साफ सफाई के लिए रखा गया है। तो एक बात बताइए, 325 मजदूर ये कटिहार टाउन को क्या साफ कर सकता है? कभी नहीं। आपको अगर कटिहार को साफ सुथरा रखना है तो आपको कम से कम इसकी संख्या जो 350 है, इसको 3 गुना करना होगा। और दूसरा बात, फाइल में ये चीज़ चल रहा है, ये जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भी बारिश का समय है, आप फाइल में जाके देख लीजिए। हमने देखा है, आरटीआई से मांगा है, अभी कटिहार में फाइल में रोज एक्सकवेट करने के लिए, नाली का खुदाई करने के लिए सैकड़ों मजदूरों का जो है रोज हाजिरी बन रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? सब भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। फाइल में वो काम हो रहा है, लेकिन धरातल में नहीं हो रहा है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल है। इसी तरह आपको हम एक लड़ाई लड़े थे 2018 के 10 मई को, इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, कि कटिहार में आप मजदूरों को पैसा नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं, चूंकि कटिहार में मिनिमम वेजेस, बिहार का जो मिनिमम वेजन है
अनस्किल्ड लेबर वो 236 रुपया है। जी। तो 236 रुपया मतलब हो गया है कि 6300 रुपया महीना एक मिनिमम आपको वेजेस देना है किसी भी अनस्किल्ड लेबर को, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन यहाँ 4100 रुपया में यहाँ के जो पूरा जो सिस्टम है नगर पालिका का, उसमें सब संलिप्त हैं। वो चाहे नगर आयुक्त हो, मेयर हो या वार्ड कमिश्नर हो, ये सभी लोगों को इक्वली जो है ना ये कमीशन मिलता है। अब इन मजदूरों को 4100 रुपया में खटा रहा था। हम इसी सवाल को लेके 10 मई 2018 को वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किए, इवेंट किए। उसमें 3 मांग था कि जल निकासी, कूड़ा प्रबंधन और जो मजदूरों की समस्या है, मजदूर कैसे काम करेंगे। 4100 रुपये आप उसका 6300 रुपया बनता है, उसको 4100 रुपया दे रहे हैं। ये पैसा कौन खा रहा है। आप स्किल्ड लेबर है, उसका जो मिनिमम वेजेज है उससे आधा दिया जा रहा था। तो आप बताइए कि 4100 रुपया में किसी मजदूर को आप खटाएंगे तो वो कितना देर काम करेगा। मजदूरों की संख्या को बढ़ाना होगा। जैसे कि आपका कहना है कि यहाँ पर मजदूर के जो वेतनमान है उसमें भी घपलाबाजी हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसको हमने बढ़वाया। अगर कटिहार की जनता ये जानना चाहे कि ये सिस्टम आखिर ठीक कैसे होगा, सब दिन अगर कटिहार की जनता इस सिस्टम को ही कोसते रहे, सब चीज आखिर इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। सिस्टम ठीक करेगा वो जो पब्लिक है ना, जो देख रहा है हम आपको जी, वो पब्लिक ही ठीक कर सकता है। अभी चुनाव है जी, आप धनपतित लोग, धन पशु लोग, ब्रांडेड लोग, किसी का लालटेन, किसी का फूल, किसी का तीर, ये जो छाप है, जात पात, हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं, हम फॉरवर्ड हैं, हम मुसलमान हैं, ये कह के जो हम लोगों को डिवाइड किया गया है और हम उससे प्रभावित होके जो वोट कास्ट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, क्योंकि उनको पता है कि आप जात पात वोट पैसे पे बिकते हैं। इसलिए अगर ये पूरा सिस्टम ठीक करना होगा तो आप जो 5 साल गाली देते हैं इन जनप्रतिनिधियों को जी, वो गाली देना बंद कीजिए। आपका जो जिम्मेदारी है वो आप तय कीजिए। एक ईमानदार व्यक्ति जो आपके लिए संघर्ष करता है वो आप जानते हैं, वैसे लोगों को आगे लाना होगा। और वैसे लोग तब आगे आएंगे जब आप जात धर्म, पैसा, लोभ, लालच, ये जो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, पैरासूट वाले नेता हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जो है बौरा जाते हैं, उस बौराना को बंद कीजिए, तब ये सिस्टम चेंज होगा। चलिए हम ये जानना चाहेंगे विक्टर झा जी आपसे कि कटिहार के लोग आए दिन जाम की समस्या से हमेशा परेशान होते रहते हैं। अपना जो नया बस स्टैंड बना हुआ है कटिहार में, जो कि जनता के टैक्स से बना, ये बस स्टैंड इतने लाखों की लागत से बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक वो पूर्ण रूप में चालू नहीं हो पाया है और शहर के हर गली मोहल्ले जिस रास्ते से निकले जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। आखिर इस तरह के समस्याओं से कब कटिहार की जनता को छुटकारा मिलेगा, ये कटिहार की जनता जानना चाहता है। आखिर कब हम फ्री होके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और कभी भी कहीं जा सकते हैं। देखिए जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कटिहार के लिए। देखिए इसमें 2 स्तर से काम हो सकता है, हमें जो लगता है। पहला स्तर है कटिहार में यातायात डीएसपी है, यातायात ट्रैफिक पुलिस है। तो ये जो दोनों है, इन व्यक्ति का क्या रोल है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। लेकिन कहीं पर भी देखेंगे शहीद चौक पे 8 ट्रैफिक पुलिस है, हमेशा रहता है, लेकिन वहाँ पे भी जाम रहता है। जहाँ पे नहीं पुलिस है वहाँ का क्या कहना। अब दुर्गा स्थान चौक पे पुलिस हमेशा चालान काटने के लिए रहती है, लेकिन उस जगह भी लेकिन ट्रैफिक का जाम आप हमेशा देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि पुलिस को अपना रोल तय करना है ईमानदारी पूर्वक। जो आपको नो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस एरिया में तो जो 4 व्हीलर है, अगर कहीं 2 व्हीलर के लिए है, वो एरिया आपको सील करना होगा। नो पार्किंग जोन बनाना होगा। साथ ही साथ यहाँ के लिए पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप शहीद चौक से बाटा चौक चले जाइए तो पूरा रोड लगेगा कि पार्किंग एरिया है। तो आपको इसको देखना होगा कि लोग वहाँ गाड़ी नहीं लगाएं, और गाड़ी लगाएंगे कहाँ, इसके लिए अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था करना होगा। 2, तीसरा कि लोगों को भी इसके लिए आप जिम्मेदार कह सकते हैं। कहीं मोटरसाइकिल लगा देना, कहीं कार पार्किंग कर देना, जहाँ मन है ठेला लगा देना, जहाँ मन है रोड जाम कर देना। तो ये जो है, आप अगर चाहते हैं यातायात व्यवस्था ठीक हो तो पहला है कि पुलिस को अपनी व्यवस्था इसको ठीक करना होगा। इसके लिए जो व्यवस्था करना होगा ठीक,
और दूसरा जो पब्लिक है उसकी जो जिम्मेदारी है कि हमारे चलते ट्रैफिक जाम नहीं हो। जी, आपका जैसे कहना है कि सिर्फ प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आम जनता को भी प्रशासन के साथ सपोर्ट करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समस्या तो हो गई। और यहाँ पे एक समस्या मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, कटिहार बहुत कहा जाए तो पुअर शहर है, गरीबों का शहर है। यहाँ पे किसान बसते हैं, मजदूर बसते हैं, यहाँ बड़े उद्योगपति हैं नहीं। तो यहाँ पर कहा जाए कि बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होने की वजह से लोगों को गरीबी से जूझना पड़ता है। तो फिर भी यहाँ पर सरकार आज तक बड़े बड़े अस्पताल के निर्माण क्यों नहीं करवाए, जिससे कि लोग पटना, सिलीगुड़ी जैसे शहर में जाते हैं, पाई जोड़कर जाकर अपने सेहत को ठीक करने के लिए वो अपनी पाई गंवा देते हैं। मेहनत के जो पैसे कमाए होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आप देखिए क्या लगता है? कटिहार में आपको आईसीयू का उद्घाटन किए गए, आईसीयू में सारा इक्विपमेंट है जी, लेकिन डॉक्टर्स का अभाव होने के कारण आईसीयू अभी तक चालू नहीं हुआ। जो उसमें इक्विपमेंट था वो सड़ रहा है, जो इक्विपमेंट लाया गया वो सड़ रहा है। कटिहार का सदर अस्पताल और कटिहार के इर्द गिर्द जितने भी पीएचसी है, हम एक दवाई घोटाला के विषय में उजागर किए थे। और दवाई घोटाला के साथ साथ जो स्टाफ का लापरवाही है, और यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि कटिहार में जितने भी स्टाफ है वो लापरवाह है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गंदगी का क्या स्थिति है आप जाके देख लीजिए। जो एक निगरानी समिति है जिसको मॉनिटर करना है सदर अस्पताल की, वो खुद कभी नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो स्वास्थ्य समिति है, स्वास्थ्य समिति में जितने सदस्य हैं जिनका ये रोल है कि आप कोई व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो उसको देखना, वो खुद नहीं जाते हैं कभी देखने, लेकिन वो स्वास्थ्य समिति में सदस्य बने हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ है जो कि ये जिम्मेदारी जिनका है, वो जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी को तय नहीं कर पाते हैं। इसलिए कटिहार में एक, साथ ही साथ कटिहार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, आपको एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी अगर आप सीरियस हो जाते हैं, आपके पास पैसा है तभी आपका इलाज हो सकता है, वरना यहाँ पे आप का कोई भगवान भरोसे आपको रहना होगा। तो कटिहार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए। साथ ही साथ मेरा उद्देश्य है कि दिल्ली मॉडल के तरह, जैसे दिल्ली में आपको हर मोहल्ले में एक क्लिनिक है। जैसे आज आप मोहल्ले के लोग अगर थोड़ा सा सर्दी बुखार चोट घाट लग जाए तो अपने से जाता है और किसी दवाई दुकान से पूछ के दवाई ले लेता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हर मोहल्ला में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, हर गांव में एक गांव अस्पताल होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग जो हैं अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर तबीयत खराब हो जाए तो वो एक डॉक्टर अच्छा हो, डॉक्टर से दिखाए, वहाँ पे चेकअप करने का व्यवस्था हो, मेडिसिन हो। सरकार तो हर गांव के एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल के रखे हुए हैं। देखिए ना क्या स्थिति है, आप भी देख सकते हैं पीएचसी का क्या स्थिति है। ना वहाँ डॉक्टर है, ना कोई चेकअप होता है, ना कोई मेडिसिन का व्यवस्था है, ना ही भवन अच्छा है। तो आपको ये कागज़ से देश नहीं चलता है, समाज नहीं चलता है, आपको व्यवस्था को धरातल पे लाना होगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है, जैसे दिल्ली में प्रत्येक मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चेकअप के लिए सारा इक्विपमेंट है, मेडिसिन अवेलेबल है। इसी तरह कटिहार में हमारा उद्देश्य है कि कटिहार साथ साथ पूरे बिहार में व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा के इस क्षेत्र में पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो। हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो और हर गांव में, हर मोहल्ले में एक उसका अपना क्लिनिक हो, खुद का क्लिनिक हो। जी चलिए, ये हॉस्पिटल की व्यवस्था तो जर्जर है ही, ये बात हम भी जानते हैं और कटिहार की जनता भी जानती है। चलिए, अगर शिक्षा की बात किया जाए तो कटिहार की शिक्षा स्तर को आप किस रूप से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कटिहार की शिक्षा स्तर कितने हद तक सही है? देखिए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है जी, शिक्षा व्यवस्था में जैसे सबसे पहला चीज़ है टीचर जी। तो टीचर का क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। टीचर को सैलरी समय पे मिलता नहीं है, और जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे वहाँ स्कूल नहीं है। स्कूल के नाम पे क्या है कटिहार में कि स्कूल का जो गेट है उसको आप देखेंगे चक चक करते हुए, उसमें संगमरमर लगा हुआ है, उसमें अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं, फलना बाबू का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस स्कूल में कमरे अच्छे नहीं हैं, बच्चों के लिए अच्छे बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है, न लाइन का व्यवस्था है,
ना बाथरूम का व्यवस्था है। शिक्षक जो है उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ये तमाम चीज़ है जिनको बदलना होगा। कटिहार और बिहार में दिल्ली के तरह शिक्षा का व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ का जो शिक्षा बजट है उसको चौगुना करने की ज़रूरत है, तभी ये शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा। जी हाँ, जैसे कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पहले के तुलना में अभी जब से कहीं ना कहीं और जगह से अच्छा है, ये बात मानते हैं हम। लेकिन कटिहार की जो शिक्षा स्तर है, जैसे कि सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है, तो अगर कहा जाए अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सही किया जाए तो क्या आपको लगता है कि उनकी सैलरी ठीक कर देने से ही सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं, आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो मैं इस पहला व्यक्ति हूँ कि मतलब ये स्वीकार करता हूँ, ये लोगों को भी बीच कहता हूँ कि जो शिक्षा में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और शिक्षक कैसे हैं वो भी आपको पता है। पहला तो जो शिक्षक हैं उसमें टेस्ट लीजिए, जिसमें योग्यता है उसको शिक्षक बने रहने दीजिए, जो अयोग्य है उसको कोई और ट्रेनिंग देके समाज के किसी और काम में लगा दीजिए। पहला चीज़ है। और शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना होगा, जो तुलनात्मक होना चाहिए कि स्टूडेंट पर कितने शिक्षक होना चाहिए, वो नहीं है। शिक्षकों को अच्छी हैंडसम सैलरी देना होगा ताकि वो तन्मयता से पढ़ाए। दोनों चीज़ है। रहा बात की प्राइवेट स्कूल, तो आज के डेट में बिहार में 60% स्टूडेंट्स का शिक्षा व्यवस्था का भार जो है ना प्राइवेट स्कूलिंग पे है। अगर ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते तो ये 60% का लोड कहाँ पड़ता है? सरकारी स्कूल में। तो हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल अपना काम कर रहा है। जिनको अगर सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा का व्यवस्था लगता है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अगर वो योग्य हैं, अगर उनके पास क्षमता है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर ये प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या होता। तो पहला चीज़ है कि ये कि शिक्षा व्यवस्था को सरकारी स्कूलिंग पे जी आपको सुदृढ़ करना होगा, ठीक करना होगा। स्कूल में टीचर की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, टीचर को सैलरी देना होगा अच्छे से, और जो स्कूल का रख रखाव है, जो बिल्डिंग्स है, उसको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर जो है आपको लुक आफ्टर करना होगा। आपको गार्जियन को गुड फेथ में लेना होगा कि आप बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं। मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था जो सही करना होगा, और शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा करना होगा कि आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे स्कूल में तो उसके गार्जियन को पनिशमेंट करना होगा। शिक्षा को जो है एक अधिकार में लाना होगा, और अगर गार्जियन अगर इस चीज़ में कोताही बरते तो गार्जियन को आपको जो है पनिशमेंट करना होगा। जी, आपके अनुसार से ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को भी मानते हैं कि गार्जियन को भी जागरूक होना होगा निश्चित तौर पे शिक्षा व्यवस्था को जी सही करने के लिए। कहीं ना कहीं गार्जियन भी जिम्मेदार है इस शिक्षा व्यवस्था को। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे विक्टर जी कि जो कटिहार में जो भ्रष्टाचार को आप किस तरह से देखते हैं? कटिहार में भ्रष्टाचार कैसा है? देखिए, भ्रष्टाचार जो हम लोग समझते हैं आमतौर पे कि लोग को भ्रष्टाचार ये लगता है कि हम गए किसी ऑफिस में कोई काम करवाने के लिए 10 रुपया दिए तो हमको क्यों 10 रुपया लगा, ये भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार से देश को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिस भ्रष्टाचार से देश और हमारा नुकसान है, आने वाले कल का नुकसान है, उस नुकसान के विषय में हम बात करना चाहते हैं। जिस जगह पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ से बाटा चौक का रोड 3 साल पहले बना है जी। और इस 3 साल में लगेगा कि ये 20 साल पुराना रोड है। यहाँ से बाटा चौक तक में 4 जगह पानी, 4 जगह जो है गड्ढा, 4 जगह खुरदड़ा। तो ये क्यों है? ये भ्रष्टाचार के कारण है। जिस रोड को 50 साल तक चलना चाहिए, कटिहार में बहुत से रोड हैं जो 50 साल पहले बना था, अभी तक रोड कहीं भी कंडम नहीं हुआ है। सरकार तो ये सिस्टम लाई है कि अगर रोड बनाते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर वो इसको ठीक करेंगे। नहीं, आप ठीक करेंगे ना। हाँ। तो एक मेंटेनेंस वाला होता है रोड, जो वो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन कौन ऐसा रोड है जो कि साल भर के अंदर नहीं टूटता है? आज कटिहार से लेके पूर्णिया का रोड चले जाइए, कितने दिन पहले रिपेयर हुआ था, आज आपको लगेगा कि गड्ढे में गड्ढा है। कटिहार का जिस रोड को आप टच कर लीजिए, ये चाहे नगर निगम बनाया हो या किसी डिपार्टमेंट से बनाया हो या हमारे जनप्रतिनिधि किस विधायक जी बनाए हो
या एमपी साहब बनाए हो, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग 30 से 40% कमीशन लेते हैं। तो 30 से 40% ये कमीशन लेंगे, इनके ठेकेदार जो चहेता ठेकेदार है वो 20% लेगा, तो 60% तो बंदर बाट यहाँ हो जाता है। सर, तो 40% में रोड बनाना है। सर, अगर आप क्या उम्मीद कर सकते अगर हैं? आपकी सरकार कटिहार में आ जाती है तो क्या आपसे उम्मीद कटिहार की जनता करे कि आप की सरकार ये कमीशन नहीं लेगी? सब आपको वही तो कहना हूँ, जिस तरह हमारे दिल्ली में भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो गया है, उसी तरह कटिहार में चाहे वो मेरा एक एमपी का ये विधायक का फंड हो या फिर कटिहार में होने वाले कटिहार के अंदर में कोई भी काम हो, चाहे वो नगर निगम का काम हो या किसी योजना के अंतर्गत काम हो रहा हो, उसमें घोपलाबाजी नहीं होगा। उसमें जो मटेरियल्स हैं उसका जो जिस स्थिति में बनना है, जो उसका डीपीआर होगा, वही डीपीआर के अनुसार रोड बनेगा, नाला बनेगा। इसका हम वचन देते हैं। यानी कि आपका कहना है कि आपकी सरकार इस सब चीज़ों से दूर रहेगी और जी पूरी तरह से जनता के लिए काम जी। करेगी। यहाँ पे आप जैसे अत्याचार का बात कर रहे हैं कि कटिहार में लगभग हम जब से समाज सेवा में है पिछले 20 वर्षों से जी, जब कभी भी कटिहार में किसी मासूम पे, किसी कमज़ोर पे, निसहाय पे, जिसका कोई नहीं है, पुलिस देख रेख करने वाला नहीं है, पुलिस उसका एफआईआर नहीं लिखती है, तब हम आंदोलन खड़ा किए हैं। हत्या, बलात्कार या किसी का कोई कॉलर पकड़ ले, हम उसके लिए लड़े हैं और इंसाफ दिलाए हैं। कटिहार में किसी भी जनप्रतिनिधि को आप नहीं देखे हैं कि पिछले 20 वर्षों के अंदर जो भी चर्चित हत्याकांड हुआ है, चर्चित रेप केस हुआ है, कभी भी उस व्यक्ति के साथ, विक्टिम के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि खड़ा हुए हो। उलट इसके वरना उलट बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने चहेते का पक्ष लेके अपराधियों का जो है ना पक्षधर ये लोग बने हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं यहाँ पे जब अपराधियों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सपोर्ट किया जाता है। ये करना बंद करना होगा, तभी आप एक जो है अत्याचार और भ्रष्टाचार का आप उन्मूलन कर सकते हैं। जी, आप सबसे अच्छी आप जो लोगों के लिए किए हैं, जो कि कटिहार की जनता जानती है कि आप कटाव से जो लोग पीड़ित थे उसके पुनर्वास के लिए जो आपने संघर्ष किया है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाढ़ की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उसका निदान कैसे हो, जिससे कि कटिहार में त्राही त्राही रहता है हर वर्ष। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि कटाव जी, कटाव का स्थायी समाधान चाहते हैं तो वाटर मैनेजमेंट करना होगा, जल प्रबंधन करना होगा। आज जो है बाढ़ का स्थायी समाधान होना ही चाहिए। अगर आप विकास, बिहार में अगर विकास करना है तो ये रोड नाला बनाने से सबसे पहले कि ये रोड नाला जो बनने के बाद विध्वंस होता है हर साल, उसका ट्रीटमेंट करना होगा, वाटर को मैनेजमेंट करना होगा। जो एक्सपर्ट हैं वो चाहे केनाल बना के हो, फरक्का ब्रिज को तोड़ के हो, या फिर कहीं हाई डैम बना के हो, चेक डैम बना के हो, वाटर मैनेजमेंट करना ही होगा, तभी आप विकास कर सकते हैं। दूसरा बात है कटाव का स्थायी समाधान। अभी कटिहार में 3-3 स्पर बना, जो मेरे संघर्ष के कारण बना। कटिहार में अभी भी रेलवे लाइन के किनारे, बांधों के किनारे, सड़क के किनारे हजारों परिवार हैं जो इस बारिश में खानाबदोश की जीवन जी रहे हैं। ये सरकार की नीति के कारण है। अगर सरकार की नीति सही रहती, कटाव का स्थायी समाधान हो गया रहता, तो लोग का आशियाना न उजड़ता, लोग विस्थापित नहीं होते। और आज इस बारिश में रेलवे प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इनको घर तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं कि इनके घर को तोड़ के फिर से विस्थापित कर दिया जाए। आप जो कटाव के लिए जो इतने देर से संघर्ष करते आ रहे हैं, आपकी ये संघर्ष कहाँ तक लग रहा है कि सफल हुआ है? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि कटिहार में अगर जनप्रतिनिधि और या फिर प्रशासन के लोग अगर कुछ शब्द को बोलते हैं, पुनर्वास, कटाव, स्थायी समाधान, विस्थापन, उन्मूलन, ये सब अगर कहीं कोई शब्द बोल रहा है, उस शब्द को बोलने के लिए मजबूर हमारे आंदोलन ने किया है। और हम लोग अगर जनता चाहिए, अगर ताकत पावर में आए तो एक आयोग बनाएंगे। जिस दिन पावर में आए उसी दिन आयोग बनेगा, पुनर्वास आयोग। जो भी होमलेस हैं, जो भी विस्थापित हैं,
उनके लिए आयोग काम करेगा और इन विस्थापितों का, इन भूमिहीनों का घर बनाया जाएगा। साथ ही साथ और कोई विस्थापित नहीं हो, उस कटाव का समाधान किया जाएगा। और बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ का क्यों प्रबंधन क्यों नहीं हुआ है, ऐसे तमाम चीज इन पे जो है आयोग बना के केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे एक ठोस आपको जो है एक इनिशिएटिव लेना होगा ताकि इसका निदान, स्थायी निदान हो सके। नहीं, जैसे कि बाढ़ की समस्या तो कहीं ना कहीं कटिहार के साथ साथ हमारे सीमांचल क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं नेपाल से आते हैं पानी, उसके वजह से यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत अधिक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो, जैसे कि सिर्फ आपने जो कहा कि ये ऐसे करने से हो जाएगा, वैसे करने से हो जाएगा, आखिर वो जो नेपाल, देखिए नेपाल से, वही तो कह रहा हूँ कि नेपाल से जो पानी है उसका मैनेजमेंट करना होगा, वाटर मैनेजमेंट जी। नदी अभी आपको एक एरिया में, जिस एरिया में हम लोग बाढ़ग्रस्त हैं, इसी समय हमारे बगल में कहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वाटर तो मैनेजमेंट करना होगा, चाहे वो जिस रूप में आपको करें। वाजपेयी जी का एक प्रोजेक्ट था नदी से नदी जोड़ो अभियान, बहुत सी योजना है, इसमें देश विदेश के एक्सपर्ट जो हैं उसको बैठाना होगा। हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो तमाम चीज़ों पे अध्ययन करके इस वाटर का मैनेजमेंट करना होगा। कहीं अगर डैम का ज़रूरत है वहाँ डैम बनाना होगा, कहीं हाई डैम का ज़रूरत है तो हाई डैम बनाना होगा, कहीं चेक डैम का ज़रूरत है तो चेक डैम का निर्माण करना होगा। कहीं अगर डैम नहीं होना चाहिए जिसके कारण अगर वाटर डिस्पर्स ज़्यादा हो रहा है तो उस डैम को तोड़ना होगा। एक नया मूल्यांकन करके, नया अध्ययन करके इसको वाटर को मैनेजमेंट करना होगा तभी, क्योंकि एक बार अगर किसी एरिया में बाढ़ आ जाता है तो उस साल भर में जितने भी रोड, विद्यालय, नल, कलभट, नाली, पुल, पुलिया, सब चीज़ ध्वस्त हो जाता है। तो आप हर साल बनाएंगे क्या कि इसका कोई परमानेंट, आज़ादी को 80 वर्ष होने चला, कभी तो बाढ़ का स्थायी समाधान होना चाहिए। हर वर्ष बाढ़ के कारण से लाखों का नुकसान होता है, साथ साथ गरीबों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या होती है घर। इसमें एक कारण ये भी है कि अगर वाटर मैनेजमेंट अगर परमानेंट सॉल्यूशन हो गया तो ये जो सालाना लूटोत्सव है बाढ़ के नाम पे अभी जो होगा, बाढ़ के नाम पे जो सालाना लूटोत्सव है जिसका ऑडिट नहीं होता है वो सब बंद हो जाएगा। तो बिहार सरकार के इलेक्शन का और उसके खजाना का जो एक सबसे बड़ा स्रोत है वो बाढ़ है। बाढ़ के समय में वो खजाना भरता है उनका, इसी पैसे से वो चुनाव लड़ते हैं, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। हमारा शो पूछता है कटिहार क्यों चुने आपको, क्यों चुने आपको, क्या है आप कटिहार के लिए क्या सोचते हैं, ये तो जनता तय करेगी। हमारे साथ आज विक्टर झा जी थे जिन्होंने कटिहार की समस्याओं से रूबरू कराया और इन्होंने बताया कि कटिहार की समस्याएं कैसे दूर हो सकती है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या मैनेजमेंट को ठीक किया जा सकता है। अब पूछता है कटिहार हर शो के साथ हम ये लोगों को बताएंगे कि हर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि क्या प्रस्ताव लेकर आएंगे जनता के लिए, वो तो समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।